वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि मरियम नवाज के लंदन पहुंचने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एक बार फिर से सरगर्म हो गए हैं। नवाज शरीफ ने तवील अरसे बाद सहाफ़ियों को तफसीली इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने खुलकर शिकवे भी किए, शिकायतें भी की हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। अहम इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया कि 2023 में जब इंतखाबात होते हैं तो खुद को चौथी बार वजीर आजम बनते देख रहे हैं, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कायद ने मुख्तसरन जवाब दिया कि इंशाअल्लाह। अब सवाल यह है कि क्या 2023 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊँगी। जो हालात हैं, वाक़यात हैं और जो मामलात हैं, बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जी, वो खुद कह रहे हैं और पहले भी हम बात कर चुके कि जब वो वापस आएंगे तो कुछ रास्ते साफ करके आएंगे, कुछ गारंटीज उनको मिल जाएंगी, कुछ अदालती फैसले ऐसे होंगे जिनका ख्याल उनको है कि उनके हक़ में जा रहे होंगे। जैसे कि मरियम का फ़ैसला गया तो वो फ़ैसला जो है वो बरी नहीं किया गया, उनको फ़ैसला वो सज़ा ही ख़त्म कर दी गई कि सज़ा ही गलत हुई थी। तो ये पहले भी हो चुका है पाकिस्तान में, हमने भी देख चुके हैं पहले। सऊदी अरब का और नवाज शरीफ का जो मुआहदा हुआ था, उसके बाद मुशर्रफ साहब के पीरियड में वो यहाँ से गए थे, बहुत खुशी गए थे, जला वतन नहीं किया गया था उनको। तो फिर वो 10 के बजाय 5 साल में वापस आ गए, अदालती कार्रवाई हुई, अदालतों ने वो सज़ाएँ ख़त्म की और वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो अभी भी ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और मेरा अपना ख्याल है कि मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ के सिवा वाकई वज़ारत उज़्मा का कोई उम्मीदवार है नहीं। शहबाज शरीफ भी रास्ता छोड़ देंगे, बड़े भाई हैं, सलाम करके साइड में हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुंतखब हो पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक मार है उनकी, कितना पंजाब कितना लेते हैं वो। असल लड़ाई पंजाब में, हार्टलैंड में, और वहाँ वो कितना वोट ले पाएंगे। और फिर सिंध का तो खैर मसला इतना ख़तरनाक नहीं है, बलूचिस्तान का मसला भी नहीं, KP का मसला है। KP में क्या करेंगे वो, क्या वो पंजाब की अक्सरियत की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या उनको मखलूत हुकूमत बनाना पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये, या वो इंतखाबात हार जाएंगे, उन्हें ऑप्शन है ना। तो अगर वो जीतते हैं तो प्राइम मिनिस्टर वही होंगे और बाकी मरियम बीबी यकीनी तौर पर बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। सही, यानी आपके ख्याल में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो हैं, अब मुंतखब हो पाएंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए नवाज शरीफ अगर मुंतखब होते हैं तो आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून की सियासत को कितना फ़ायदा होगा इससे? मियाँ नवाज शरीफ ही हैं जो कि बैकबोन हैं नून लीग की। मुझे तो और कोई नज़र नहीं आता। इवन मरियम नवाज़ भी उनके साए तले खड़ी होके तो लीडरशिप अपनी दिखा सकती हैं, लेकिन माइनस नवाज शरीफ तो वो भी कोई हैसियत नहीं रखती। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कलीदी रोल है नवाज शरीफ का अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करने के लिए और अपनी पार्टी को कंसोलिडेट करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर महबूबुल हक जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट थे पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के 60s में, उन्होंने उस वक्त बड़ा कैलकुलेटेड एक सर्वे पेश किया था 22 ख़ानदानों का, जिसका बड़ा चर्चा भी हुआ था कि ये 22 ख़ानदान हैं, इसमें शिपिंग इंडस्ट्री हो, इसमें फार्मास्यूटिकल हो, इसमें फ्लोर मिल्स हों, जितनी बड़ी बड़ी डिफेंस प्रोक्योरमेंट की एजेंसीज़ हैं वो सारी इन 22 ख़ानदानों में है। ये आपस में ही शादियाँ करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, सब कुछ इनके हाथ में है और यही पाकिस्तान की अशराफिया है। अब उसके बाद उन्होंने जब उसको मज़ीद स्पेकुलेट किया तो पता चला कि वो सरवाइव कर गई हैं सारी फैमिलीज़। 1977 और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत सख्त नेशनलाइजेशन प्लान था वो उसको भी सरवाइव कर गई। जो उसमें से सरवाइव करके नहीं निकले वो तो चले गए US और कनाडा, वो वहाँ जाके सेटल हो गए क्योंकि उन्हें लगा पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। और उस खला को पुर किया कुछ नौदौलतियों ने।
और वही 9 दौलतिये जो हैं वो फिर सियासत में भी आ गए। ये तब से 1% जमहूरियत फॉर 1% एंड 1% इकॉनमी फॉर 1% ऑफ अशराफिया चल रही है। इसलिए हमें आज आके मोहम्मद नवाज शरीफ की ही बात करनी पड़ रही है कि वही वजारत उज़्मा पे दोबारा फायज होंगे। हमारी किस्मत में ये नहीं है कि हम सोचें कि शायद कोई MAO कॉलेज का नया स्टूडेंट इमर्ज किया है एज अ लीडरशिप और वो भी आ सकता है और मुकाबला कर सकता है नवाज शरीफ का। जस्ट इमेजिन वी आर स्टिल लिविंग इन 1960s और नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तो आ जाए, मैं और आप, हम सब जाएंगे और जो तख्त है वो लेके खड़े होंगे एयरपोर्ट पे और उनको पेश करेंगे और कहेंगे आपने हुजूर देर क्यों कर दी आने में, पहले आते, बहुत नुकसान हो गया। तो ये है स्टेट ऑफ द अफेयर्स। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, कल मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या तासुर मिला? मियाँ साहब का इलाज हो गया है या शायद अभी भी जारी है? देखिए, इलाज का तो सबको पता है कि बहरहाल उनकी तबीयत ख़राब रही है और वो इलाज भी करवाते रहे, लेकिन सारी पॉलिटिकल गेम थी, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जेल से वो बाहर जाना चाहते थे, वो समझते थे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके ख़िलाफ़ केसेस गलत बनाए गए हैं। हालांकि कल भी जिस तरह अपनी वो तकरीर में इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे थे या जो बातें कर रहे थे, ये पनामा लीक्स तो उनके दौर में आया था और शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे जिस वक्त उनके ऊपर ये केसेस एहतसाब अदालत में शुरू हुए और इसहाक डार साहब भी शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज़ में बैरून मुल्क गए थे। तो देखना पड़ेगा कि वो किसको किसको टारगेट कर रहे थे, किसके बारे में बातें कर रहे थे। जो आपने सवाल बाकी साथियों से भी पूछा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, उनकी लाइकिंग है। अभी मसला सिर्फ ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब डट के अवाम में खड़े हुए, ना तो वो लंदन इलाज कराने के लिए गए, ना बच्चों से मिलने गए, ना वो उम्रा करने गए, ना वो किसी और दौरे पे गए। जिस दिन से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है वो अवाम में बार बार जा रहे हैं। यंगस्टर्स उनके साथ है। आप जाके सर्वे अपने तौर पे कर लें, अगर आप 20 लोगों से बात करेंगी तो कम से कम 14-15 लोग इमरान खान की फेवर में, और सिर्फ फेवर में नहीं, वो उनके डाई हार्ट है। वो इस तरह बात करते हैं बस जिस तरह इमरान खान पे आप कोई भी इल्ज़ाम लगा दें वो मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह नून लीग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, इनके बारे में बहुत नफरत है। PDM के बारे में बहुत नफरत है आवाम के अंदर, और जिस तरह महंगाई के अंदर ये पिसते चले जा रहे हैं, बिल्कुल बाकी साथियों ने सही कहा, नवाज शरीफ के आने में कोई कदगन नहीं है। वो पहले भी आए हैं, वो री इमर्ज करते हैं क्योंकि पंजाब के बहुत बड़े लीडर हैं, दोबारा उनको माफ़ी भी मिलती है। वो तो यानी इस मतलब आपको री इमर्ज करते दिखाई नहीं दे रहे मियां साहब? देखिए, वो आ जाएंगे, लेकिन NBC ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, आ जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिल जाएगी, लेकिन देखना है कि क्या वो इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे, जो कि मुझे तो नजर आता है कि पंजाब में भी बल्कि लाहौर में भी उनको बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जब तक नीचे नहीं आएगी, जब तक एक दफा वो दोबारा 2/3 से आपको लगता है कि इमरान खान का मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे? आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अगर तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होते हैं तो फिर क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब वापस पंजाब चले जाएंगे और फिर मरियम नवाज का क्या रोल और क्या पोजीशन होगी? देखिए, एक तो ये मफरूज़े पर सवाल है। मुझे ऐसा कोई आईनी और कानूनी रास्ता इस वक्त नज़र नहीं आता जो नवाज शरीफ को वापस अहल कर दे। NBC ने बात की, वो सऊदी अरब से आकर दोबारा हो गए। देखिए, उस वक्त उनका राइट, लेकिन मुजम्मिल साहब, मियां साहब खुद ही कह रहे हैं इंशाल्लाह तो फिर रास्ते तो फिर बन ही जाएंगे। देखिए, वो तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं तो आइन और कानून के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, मैं किसी की ख्वाहिशात के तनाजुर में तो बात नहीं कर सकता। उस वक़्त उनका राइट ऑफ अपील बाकी था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर कि चूँकि वो मुल्क से बाहर थे और वो अपनी अपील नहीं कर सके, उनकी अपील सुन ली थी। अब मुसीबत यह है कि नवाज शरीफ के पास कोई राइट ऑफ अपील भी बाकी नहीं है। उनकी सुप्रीम कोर्ट में नज़र षानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो चुकी है, लिहाजा उनके पास कोई राइट ऑफ अपील नहीं है जिससे वो निकल सके। जो ताहयात नाअहली है वो फाइनलिटी हो चुकी है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब उसका एक रास्ता तो ये है कि कोई आइन में तरमीम की जाए 2/3 से और 62(1)(f) की तरमीम करके उसमें लिखा जाए कि माजी की नाअहलियाँ भी हम ख़त्म कर रहे हैं। उसके लिए अभी 2/3 मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है और वो 2/3 से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा के केस में
बंदियाल साहब के रिमार्क्स आए हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है और ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो 3 रुकनी बेंच है और नवाज शरीफ को 5 रुकनी बेंच ने नाअहल किया हुआ है। अगर वो 5 रुकनी बेंच का फैसला सेट असाइड करना है तो कुछ 7 रुकनी या फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार की वो पिटीशन फुल कोर्ट सुने, जिसका इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कोई माहौल नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ आइन और कानूनी तौर पर अभी कोई ऐसा रास्ता मौजूद है जिससे वो इंतखाबी अमल के लिए अहल हो जाएं और पार्लियामेंट में पहुंच जाएं। ठीक है, यानी आईनी और कानूनी तौर पर कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा? अभी इंतखाबी सियासत के लिए अहल होने के लिए कोई कानूनी रास्ता अभी मौजूद नहीं है। सिर्फ या आइन में तरमीम होगी या फुल कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो दोनों इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहे अगले 10 महीने में। लिहाजा मुझे लगता है शायद वो इंतखाबी मुहिम की क़यादत तो कर रहे हों, लेकिन खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे। उनका खुद इलेक्शन लड़ने में अभी काफ़ी रुकावटें मौजूद हैं। सही। एनबीसी, अगर तो मौजूदा हालात में नवाज शरीफ फौरन वापस आते हैं या फिर इलेक्शन से चंद दिन या फिर हफ्ते पहले, दोनों सूरतों में क्या इम्पैक्ट होता देख रहे हैं आप? इम्पैक्ट तो होगा। ये कहना कि लाहौर में या पंजाब में उनका फॉलोइंग ख़त्म हो गई है, मेरा ख्याल है कुछ ज़रा सी गलती है। ये समझ लेना भी गलती है कि उनकी फॉलोइंग ख़त्म हो चुकी है। जहाँ तक मुज़म्मिल ने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाए, तो हमारे लॉ में एक सेक्शन है विजिट करना। एक रिव्यू होता है, एक रिविजिट होता है। तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब 63A को रिविजिट करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है। मतलब मुझे कोई खबर नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फैसल वार्डा के केस में उन्होंने जो बहुत सख्त रिमार्क्स दिए कि भाई इस तरह नहीं हो सकता कि आप तायात नाहल कर दें किसी बंदे को बगैर इंक्वायरी के, बगैर शहादतों के। तो नवाज शरीफ को तो बगैर शहादत के वो किया गया, नाहल किया गया था, ताहयात फौरी तौर पे किया गया था, और भी नहीं हुआ था। उसके ऊपर किताब उठाई, कहा भाई ताहयात हो गए आप, वो कौन सी लॉ, ब्लैक लॉ बुक थी वो। तो मेरा ख्याल ये है कि मौके मौजूद हैं और मौके निकलते हैं, रास्ते बनते हैं, समंदरों से और दरियाओं से नहरें निकलती हैं। तरबेला डैम से गैर कानूनी नहर निकल आती है, जिस पर काला बाग डैम नहीं बन पाता, आपको अंदाज़ा होगा। तो ये सूरत हाल है, इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारा मुल्क, जैसे सुनहरा ने कहा कि हमारा मुल्क और हमारा माशरा, हमारी मईशत, हमारी सियासत वो एक ही दायरे में घूम रही है। वो कभी 60s का दायरा होता है, कभी 70s का दायरा होता है, और हमारी अदलिया भी जो है वो मुख्तलिफ फैसले करती रही है। एक फैसला आया था कि पार्टी लीडर ही पार्लियामानी लीडर भी होता है, अजमत सईद साहब का फैसला था, और उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी उसमें जज थे। फिर अब आया कि पार्लियामानी लीडर ही असल होता है, पार्टी लीडर कुछ नहीं होता। तो एक ही कोर्ट ने 2 मुख्तलिफ फैसले दिए, तीसरा फैसला भी आ जाएगा। आप क्यों फिक्र करते हैं, हौसला रखें, इंशाल्लाह कह दिया है तो बस कह दिया। चलिए, मुजम्मिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये रीविजिट के लिए एक पिटीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा था कि जिसने रीविजिट कराना है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट चला जाए, क्योंकि वहाँ पे रीविजिट और सेकंड रिवीजन का कानून मौजूद है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। लिहाजा दूसरी नज़रसानी की या रीविजिट की फ़रोग नसीम साहब ने एक दरख्वास्त दी थी एक इशू पे, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इसकी गुंजाइश नहीं है। लिहाजा यहाँ तो फुल कोर्ट बन जाए, उससे कम पे नहीं, और यहाँ तो जजेस आपस में एक दूसरे को ऐसे ख़त लिख रहे हैं जजेस की तैनाती पर, ये फुल कोर्ट में इकट्ठे कैसे बैठेंगे। लिहाजा मैं अपनी राय पे हूँ कि ये मुमकिन नहीं है नवाज शरीफ के लिए, उन्हें 2023 के बाद का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। सही। नसीम साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जिस तरह एनबीसी ने कहा, एनबीसी ने तो बड़ी सकील किस्म की मिसालें दी कि तरबेला डैम से रास्ता निकल सकता है। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में एक नक्शा कागज़ के ऊपर बनाया जाता है और उसमें से ही बैठ के छोटे छोटे रास्ते निकाल दिए जाते हैं, तो रास्ता किसी वक्त भी निकल सकता है। मुजम्मिल साहब जो है कानूनी और आइनी बात कर रहे हैं, उसमें वाकई इस वक्त रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो रास्ता बनाने वाले हैं वो ऐसे रास्ता बनाते हैं कि आप सुबह उठेंगे तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। और लाहौर की जो बात करते हैं एनबीसी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहाँ से मतलब उनकी वोटर
उनकी मकबूलियत कम हो गई है लाहौर में, क्योंकि मैं लाहौर की पैदाइश है, लाहौर का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ पीपल्स पार्टी का जोर देखा, ऐसा जोर था कि कोई सीट से हरा नहीं सकता था उनको। जब एतजाज़ एहसन थे, खालिद गुरकी थे, परवेज़ साले थे, फिर एक वक्त था पिछला 20-25 साल जब लाहौर एक किला कहलाता था मुस्लिम लीग नून का, और वाकई उनको हराना मुश्किल था। लेकिन इन ज़मनी इंतखाबात और जो मैंने खुद लाहौर में इलेक्शन के दरमियान दौरे किए, उसमें पीपल्स पीटीआई की मकबूलियत आसमान को छू रही है। वहाँ पे इस वक्त जो है वो मुकाबला तो कर सकती है नून लीग, लेकिन नून लीग उस तरह वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है जैसे उनका पहले हुआ करता था। तो एक बहुत बड़ा डेंट अगर लाहौर में लगा है, सेंट्रल पंजाब में अगर लगता है, तो यही तो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ है। और जो आपने शुरू में कहा था कि इलेक्शन में देखना पड़ेगा, अगर बकौल जिस तरह मुजम्मिल सहरवर्दी ने कहा, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, इलेक्शन के अहल नहीं होंगे, तो बेशक वो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला ले, वो कैंपेन में इतनी जान नहीं डाल सकेंगे जिस तरह इमरान खान साहब की इस वक्त जो है वो जलसे जुलूस हो रहे हैं, जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, लोग उनके डाई हार्ड वर्कर्स हैं, बहुत टफ टाइम देंगे इलेक्शन। सही सही। एनबीसी आपकी जानिब भी आती हूँ, पहले जुनैरा की जानिब चली जाती हूँ। जुनैरा, मियाँ साहब अगर वापस आते हैं तो फिर पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, मियाँ साहब के वापस आने के अलावा भी जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे वैसे वैसे आपको पीडीएम में लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए तो नज़र आएंगे। और जाहिर है इन्होंने कोई मिल के तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, सिवाय इसके कि कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि इन्हें लगे कि नहीं हम सबको मिल के ही लड़ना पड़ेगा, वरना इलेक्शन लड़ते ये इकट्ठे तो नज़र नहीं आते। हाँ, ये गवर्नमेंट कब तक लास्ट करती है, उसमें इनके इंटरेस्ट कब तक अलाइन है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन क्योंकि इतनी कानून की बातें हो रही हैं और ट्रेजेक्ट्री और फॉलोइंग की बातें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल है ना तो इमरान खान के जलसों से मुतासिर होकर एनालिसिस करना चाहिए, ना ही टाइम्स बदलने को हम कोई ऐसी एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि अब पाकिस्तान में टाइम बदल गया, एक टाइम था ऐसे होता था, अब वो टाइम नहीं है। मेरे ख्याल है हिस्ट्री को देख के ज़रूर स्पेकुलेशंस की जा सकती हैं। अब आप देखें 6 महीने के अंदर अंदर आखिर नैब अमेंडमेंट्स में ये भी तो कहा गया ना कि प्ली बारगेन केसेस जो हैं उन लोगों के खिलाफ केसेस ख़त्म करें। उन्होंने कहा जी अंडर कोर्शन हमसे जो है वो एक्सेप्ट कराया गया सब कुछ, और अब हमारे पैसे वापस करें। आप इमेजिन करें वो मुजरिमान डिक्लेयर होके पैसे दे चुके हैं, सजाएं काट रहे हैं, वो वापस कोर्ट जा रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉ खत्म हो गया है, हमारे जो पैसे दिए थे वो भी वापस करें। कहाँ तो रिकवर करती रही है नैब, छोटे मोटे बेचारे जो भी छोटी मोटी अमाउंट थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, आप देखिए 6 महीने के अंदर अंदर क्या क्या हो गया। उसके बाद सजाएं मुअत्तल हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा 50 करोड़ से नीचे की करप्शन तो करप्शन ही नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं सकता उसको। नैब तो बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, खबरदार नैब ने सोचा भी ऐसा। ये भी नहीं बताया कि अच्छा अगर नैब नहीं पकड़ेगा तो फिर कौन पकड़ेगा। इन अदर वर्ड्स ओपन छोड़ दिया गया है कि आप 25-25 करोड़ की कर लें, थोड़ी सी कम लेवल की करप्शन कर लें, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। और उससे ऊपर की जो है उसके ऊपर भी इतनी जो आपने एलिगेशंस लगानी होती है ना किसी पे एसेट बियॉन्ड मीन्स की, कि जी आपकी तो तनख्वाह इतनी थी, आपने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया, तो वो नैब ने साबित करना है कि इन्होंने कितनी किक्स बैक्स लिए हैं, इन्होंने कितनी कहीं से रिश्वत ले ली जो इनका इतना बड़ा घर बन गया। वो साहब आराम से बैठेंगे कि करते रहो साबित। तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि मियाँ साहब हो सकता है लैंड करें डार साहब की तरह और सीधा जाके वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ जाएं, इलेक्शंस को भी छोड़ दें, या क्या हम डायनामिक्स डिस्कस करते रहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म बन गए। एनबीसी। अच्छा, मैं जुनैरा तो बहुत तारीखी पस मंज़र में और बहुत ज़्यादा नैब में घुमा दिया हम लोगों को, चक्कर आ गया मुझे, सच्ची बात ये कि हम कहाँ पर हैं। मैं बहुत सिंपल बात करूँगा आपसे कि नवाज शरीफ साहब का बयान आना मना था, नवाज शरीफ साहब का टीवी पे आना मना था, नवाज शरीफ एक ज़माने तक अखबारात में नहीं छपे, नवाज शरीफ कल 1 से 1.5 घंटे तक बोलते रहे और हर चैनल ने, मैंने सब चेक किए, मॉनिटरिंग रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, हर चैनल ने उनको दिखाया बिला इस्तिस्ना और सब कुछ दिखाया जो वहाँ से आ रहा था। तो ये बहुत बड़ी चेंज है, इट्स अ सी चेंज। वाई नॉट, और लोग भी तो हैं लंदन वाले हमारे, नसीम जानते हैं, उनको मिले भी होंगे, उन्होंने क्या कसूर किया है भाई, उनको भी दें आप। अली वजीर को क्यों आप रिहा नहीं करते, उसकी रिमांड मंजूर भी हो चुकी है, क्या कसूर किया है उसने। लेकिन नवाज शरीफ टीवी पर भी आया, उन्होंने बोला और उस बयानिए से वल्लाह मैं मुतासर नहीं हुआ,
मेरा ख्याल था 3 साल 3.5 साल के बाद बहुत मुदब्बिराना तकरीर होगी, लेकिन वो सियासी तकरीर थी, वो थी मुझसे इंतकाम लिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जेल में क्या हुआ मेरे साथ वो भी सबको पता था, और मरियम किस तरह गिरफ्तार हुई वही पता था, कुलसूम का इंतकाल किस तरह हुआ और क्या हुआ सफाकी वो भी सबको पता थी। वो कोई ऐसी बात नहीं थी जो कोई नहीं हो, कोई फलसफा नहीं आया, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं आया, आने की सियासत का कुछ ढंग नहीं आया, इंतखाबात का टाइम नहीं आया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो रूनुमाई थी, अब जलवागरी बाद में होगी। सही, चलें, आपके ख्याल नुमाई थी और जलवागरी अभी बाद में होगी। नाज़रीन, सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने जब हमने ये सवाल रखा कि क्या 2023 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे, तो 52% लोगों का ख्याल ये है कि जी हाँ, नवाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के कैंडिडेट होंगे, जबकि 48% लोगों का ख्याल है कि जी नहीं, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट नहीं होंगे। ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। करप्शन केस में रावलपिंडी की सिविल अदालत ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए हुए हैं, लेकिन ताहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अदालत ने आज एक बार फिर राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मुस्तरद करके उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब हुकूमत वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकेगी? मुजम्मिल साहब, क्या वजह है, क्यों पेश नहीं हो रहे राना सनाउल्लाह साहब? मेरे ख्याल में ऐसे ही गेम ऑफ नर्व्स चल रही है वो, वरना ये कोई ऐसी बेलेबल बात है। वो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ट्रांजिट बेल लेकर वहाँ जा सकते हैं जैसे कि सब करते हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा इशू है। वो वैसे ही पंजाब गवर्नमेंट के साथ खेल रहे हैं कि उनके अच्छा, अगर नाकाबिले जमानत वारंट हो तो फिर भी क्या बेल हो सकती है? वो फिर तो नहीं हो सकेगी। वो बेल हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। वो कह सकते हैं मैं अदालत में पेश होने जा रहा हूँ, मुझे राहदारी जमानत दी जाए, वो उन्हें फ़ौरन मिल जाएगी। कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है और वो हो जाएगा। लेकिन वो जान के नहीं ले रहे, और शायद ये गेम ऑफ नर्व्स है बिटवीन पंजाब एंड सेंटर। जो मैं कहना चाहता हूँ, आप देखें ना, फराग गोगी का केस अगर ख़त्म हो जाए और वो कहें जी वो बरी है और राना सनाउल्लाह को 2017 के केस में पकड़ लें, तो ये तो सिंपल समझ आ रहा है कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी मुझे करके दी जाए, क्योंकि उसने मेरे ATMs को पकड़ा है और फॉरेन फंडिंग पे लोगों को पकड़ा है, जो लोग उनके लिए पैसे देते थे उन पर गिरफ्त आई है। तो इसलिए ये तो कोई जवाबी वायर है, ना केस में कोई चीज़ नज़र आती है ना कुछ है। लेकिन ये एक गेम ऑफ नर्व्स है और पंजाब हुकूमत मजाक बना रही है। कोई सूबाई हुकूमत इस तरह मरकज़ के वज़ीर पे चढ़ाई करे, ये कोई जायज़ नहीं लगता है। यहाँ तो वाकई कोई नई इंक्वायरी हो, अभी हक़ाइक़ सामने आए हों तो हम मान लें। यहाँ शीरी मज़ारी का केस ख़त्म है, फराग गोगी का केस ख़त्म है, शेख रशीद का केस ख़त्म है, बाकी सब के केस ख़त्म है, और 2017 में उन्होंने एक इफ्तिताह किया है, उसमें उनको बुला लिया है। तो 18 से लेकर 22 तक जो आपकी हुकूमत थी, तब तो आपने कभी राना सनाउल्लाह को बुलाना मुनासिब न समझा। जब उन्होंने 4 गिरफ्तारियाँ FIA ने कर ली हैं तो आपको प्रॉब्लम पेश आ गई है। लेकिन मैं नहीं समझता ये कोई पंजाब हुकूमत ऐसी मिसाल कायम कर रही है जिससे पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम कोई बेहतर हो सकेगा। अगर सूबे इस तरह मरकज़ पे चढ़ाई करेंगे तो फिर जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात है उस पर सवालिया निशान पैदा हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये गेम ऑफ नर्व्स ही है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। क्योंकि अगर स्टेट विद इन स्टेट बन जाएगी और मुल्क के अंदर मुल्क बन जाएगा और रियासत के अंदर रियासत बन जाएगी, तो फिर कहा जाएगा कि इतने कमजोर वफाक का क्या करना है जिसके ना वजीर मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। एमपीसी आपके जानिब आऊंगी। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, वो खुद गिरफ्तारी देकर एक मिसाल क्यों पेश न? बिल्कुल कर देना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो थोड़ा टाइम दे रहे हैं एंटी करप्शन को कि वो भाग दौड़ कर सके। वो एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है कि एक बंदर का बच्चा गुम गया तो बंदरिया ने कहा बंदर से, तुम क्या कर रहे हो? वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगा रहा था। उसको तुम देखते नहीं मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो सूरत हाल ये कभी कोसार जा रहे हैं, कभी सेक्रेटेरिएट जा रहे हैं थाने में, और गन मैंने देखा आज वीडियो में, गन बरदार उनके साथ थे जो थाने के अंदर गए। तो वो अजीब व गरीब खेल हो रहा है।
मेरा ख्याल है बहुत प्रेशर है एंटी करप्शन पर। वो मुजम्मिल जो कर रहे हैं मुमकिन है सही हो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कुछ फरमाइशों की लिस्ट फराम की गई है कि ये करना है आपको, और वो कर रहे हैं। और कुछ ऐसी भी लिस्ट है जो अपने बहुत अहम तरीन लीडरों को दी गई है कि आपको ये केस करने हैं। वो बेचारे रोज़ केस करते हैं, रोज़ाना वो केस उनका मुस्तरद हो जाता है। आज असद उमर का केस था 144 का कि 144 गैर कानूनी है, जो सवाल किए कोर्ट ने बाबर रहमान को जवाब नहीं दे पाए, केस डिसमिस हो गया, समाज से डिसमिस हो गया। तो मेरा ख्याल है एंटी करप्शन को ये इस वक्त ट्रैप कर लिया गया है। और उसके बाद वो जज के पास पहुंचते हैं कि जी वो गिरफ्तार नहीं हो रहा, गिरफ्तारी नहीं हो रही उसकी, तो जज ने फाइल वापस कर दी और कहा मैंने तुमसे कहा था पेश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। राना सनाउल्लाह को तलब नहीं किया गया, राना सनाउल्लाह को हुक्म नहीं दिया गया कि वो पेश हों। पुलिस से कहा गया गिरफ्तार करो, कि पेश किया जाए। पुलिस से कहा गिरफ्तार करके उनको पेश करो। कोर्ट ने भी ये कहा है आज, यार हमने आपसे कहा है, हम क्यों तारीख करार दें उस बंदे को, हम क्यों तौहीन अदालत का केस बनाए उसके ऊपर, आप गिरफ्तार करके लाएं जिस तरह भी ला सकते हैं। और वो बात सही है कि जब चाहें हाई कोर्ट से वो बेल ले सकते हैं कि मुझे ख़तरा है कि मुझे मार देंगे ये, तो मैं जा नहीं सकता, मेरा केस रीलोकेट किया जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वो कहें मुझे राहदारी की बेल दे दें आप, मैं जाना चाहता हूँ। सही। जुनैरा, क्या पंजाब हुकूमत वाकई में राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना चाहती है या फिर ये सिर्फ सियासी हरबे नजर आ रहे हैं? ये तो जो अदालत ऑर्डर्स दे रही है वो बेहतर बता सकते हैं कि उनके ऊपर किसका प्रेशर है। बड़ा सिंपल सा केस है ये कि उनसे पूछ लें आप। पहले भी जब राना सनाउल्लाह पे केस हुआ था, वो हेरोइन का कोई इस तरह का मामला था, तो एक यूनिफॉर्म्ड साहब थे जो बैठे थे, एक शहरयार अफरीदी बैठे थे, और वो उन दोनों का मिलके उस वक्त का स्टांस था। तो हमें यकीन आ गया था कि एक इदारे के लोग भी बैठे हुए हैं, यही कह रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। अभी भी वाहिद लिटमस टेस्ट मेरे पास तो यही है कि अदालत से जाके पूछ लें कि क्या आपके पास आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है या आप वाकई उन्हें बुलाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इंटीरियर मिनिस्टर बड़ी पावरफुल पोजीशन होती है, कोई मजाक थोड़ी है, मैं या आप थोड़ी हैं। तो बेल भी ले सकते हैं, बेल भी नहीं ले रहे, गायब हुए हुए रिपोर्ट हुए हुए, जस्ट इमेजिन 2 दिन से मिल नहीं रहे किधर हैं। और पुलिस को और डिपार्टमेंट वालों को अलग टेस्ट में डाला हुआ है कि जाएं जाके गिरफ्तार करें। उनकी तो टांगें कांपती होंगी कि कल को ये हमारे साथ क्या करेंगे जब ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो अगर तो ये कोई 2 ग्रुप्स आपस में प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो भी इसमें सफ़र कौन करेगा? अफसरान करेंगे। इवेंचुअली लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, असल कामों पे काम नहीं हो रहा, और वजारत दाखिला छुपी बैठी है। तो मेरे ख्याल है खुद को पेश कर दें, बड़ी पावरफुल पोजीशन में है। सारी जो एक सर्कमस्टांसेस में एक हवा होती है वो उनकी फेवर में है, उनको पता नहीं किस चीज़ का डर है। और वैसे भी 60% काबीना सारी बेल पे ही है, तो कोई बात नहीं, राना साहब भी ठीक उस पे चलने दें उनको, उसी ट्रैजेक्टरी पे। दैट्स हाउ आई सी इट। ठीक। नसीम साहब, आपको राना साहब के केस में कुछ दम नजर आता है? देखिए शाइस्ता, ये हमारे मुल्क का वतीरा इसी तरह ही है, इसी तरह ही होता है। हमारे दोस्त जब तज्जिया करते हैं तो शायद वो एक साइड ही लेना शुरू कर देते हैं। उनको नज़र आता है कि शायद पीटीआई की गवर्नमेंट ये कर रही है। हर हुकूमत में ऐसा हुआ है। जब नून लीग की पंजाब में हुकूमत हुई और मरकज़ में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत थी तो उनको इसी तरह तंग किया जाता था। उसके अलावा आप देखें कि पिछले दिनों भी जिस तरह हुकूमत आई थी हमजा शहबाज शरीफ की, उसके बाद अब ब्यूरोक्रेसी को आपने जो है वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे थे आप कि गवर्नर वहाँ पे मौजूद थे पीटीआई के, उनको घर पे मैसेज भेज दिया जाता है कि आज आप गवर्नर हाउस ना आएंगे, और कौन कह रहा है? प्रिंसिपल स्टाफ, जूनियर स्टाफ जो है। तो इस तरह के जो वतीरे हैं या खेल है, ये सब सियासतदान खेलते हैं जब उनकी हुकूमत होती है। अभी भी मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये गेम ऑफ थ्रोन्स है कि आप देखें कि अदालत ने वहाँ पे ऑर्डर जारी किया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने तो नहीं किया। क्या अदालत पीटीआई के अंडर प्रेशर है या यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पीएमएल-एन के अंडर प्रेशर है? अदालतें अपने काम करती हैं। एक चीज़ है, उनके खिलाफ वारंट है, उनको तलबी के नोटिस भेजे गए हैं, उनको तलबी के नोटिस भेजे गए हैं, उन्होंने वसूल किए, उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। इसलिए अदालत ने पुलिस से कहा है कि आप उनको गिरफ्तार करके लाएं। तो बेचारे ये जो है बीच में वो कहते हैं शटल कॉक बन जाती है ब्यूरोक्रेसी कि कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, उनको तो हुक्म मानना पड़ता है। लेकिन हमारे सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा। इस तरह की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिस हालात में से गुजर रहा है, जो मुआशी हालात है पाकिस्तान के, वो तवज्जो तलब है। आप सुबह उठते हैं, धड़ाधड़ 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ से हो रही होती है, फिर उसका जवाबुल दावा आ रहा
होता है, तो पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त सीरियसनेस की ज़रूरत है, कौमी यकजहती की, सियासी यकजहती की, ताकि पाकिस्तान जो मुआशी बहरान है, जो सैलाब ज़दगान है, जो आवाम महंगाई से पिसी हुई है, इनको बाहर निकालें। इनको कुछ करने के लिए कुछ आप करें। आप अपनी सारी ताकत जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और आवाम की तरफ तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हालात उनकी फेवर में है। राना सनाउल्लाह कोई शीरी मजारी थोड़ी हैं कि एंटी करप्शन गिरफ्तार करे या वारंट निकाले तो रात को हाई कोर्ट खुल जाए, एंड जुडिशल कमीशन बन जाए और रातों रात उनको छोड़ने के अहकामात हो जाएं। वो बेचारा राना सनाउल्लाह है, पहले भी झूठे केस में अंदर रहा है, अब फिर उसके खिलाफ आप इंतकाम ले रहे हैं। वो कोई शीरी मदारी थोड़ी है जिसके लिए रातों रात आप वाहिद हैं जिन्होंने राना साहब को बेचारा कहा है। हाँ, इनको नहीं पता ना, क्योंकि मॉडल टाउन में जिस तरह कत्लो गारत हुई, जिस तरह लोगों को वहाँ मारा गया, फिर उसके बाद ये कहते हैं राना सनाउल्लाह बेचारा है। तो मेरे ख्याल से जो लोग मर चुके हैं उनको 2018 से पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इन्हें वो केस चलाना चाहिए था अगर उसमें दम था। हीरोइन में ना पकड़ते, वो मॉडल टाउन में चला लेते अगर उसमें दम था। उसमें दम ही नहीं था तो नहीं चलाया ना। दम नहीं था। वो तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए आप यूज करते हैं। अगर बाखबर सहाफी है, आपको नहीं पता मॉडल टाउन में क्या बयान देने से पहले इमरान साहब और मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया है। एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वाले को जो है नहीं देंगे, और फिर आदम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, जो उस वक्त होम सेक्रेटरी थे जब मॉडल टाउन हुआ, उन्हीं को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया। सारे वही अफसरों को लगाया। मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया, मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रही है। दम होता तो चले एनबीसी। मैं कह रहा था कि मॉडल टाउन का हवाला देना मेरा ख्याल है यूं मुनासिब नहीं है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने इस पर कुछ नहीं किया। अगर वो करना चाहते, बड़ा सीरियस केस था ये। वो साहब हमने लाइव भी किया था, हमने सब कुछ देखा था, खतरनाक वीडियोस थी बहुत ज़्यादा। तो वो बड़ा तगड़ा केस था राणा साहब के खिलाफ, लेकिन उसको परसों नहीं किया गया। चले नून लीग की हुकूमत ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, हो सकता है नहीं किया हो। उसके बाद जीआईटी के साथ क्या हुआ, जीआईटी का क्या असर हुआ, कोर्ट में क्या असर हुआ, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको दोबारा क्यों रीजनरेट क्यों नहीं किया, क्यों दोबारा इंक्वायरी नहीं कराई, उस जीआईटी के साथ जो कुछ हुआ था उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया। तो ये देखिए जो शहादत का मलबा है वो तो गिरता ही पीटीआई के ऊपर है। उनको जिम्मेदार, जिस तरह हम साहिवाल को भूल गए ना जी, जिस तरह हम साहिवाल को भूल गए कि जी वो बात हो गई, पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, ये भी गलत था बिल्कुल। जो साहिवाल में हुआ था ये भी गलत था, जो मॉडल टाउन में हुआ बहुत गलत था वो। लेकिन मुजरिमों को, मुलजिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत बीच में आ भी रही है तो आप हटा दें हुकूमत को, कि जी मैं तो कोर्ट जा रहा हूँ। ये होता है बाज़मीर। मैंने हिंदुस्तान के कई केस देखे हैं ऐसे जिन्होंने वायलेट किया है गवर्नमेंट ग्रिड को, और वो कोर्ट गए केस लेकर। अब 2-3 लड़कियों का केस था हिंदुस्तान में। तो ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो हमेशा दबाव में रहती हैं। वो हमेशा साहब को खुश करना चाहती हैं। अब भी साहब को खुश किया जा रहा है। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा भी कुछ ऐड करना चाह रही है। जी जुनैरा। देखिए शाइस्ता, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई वाक़या हुआ है और उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है तो वो पॉलिटिकल एंगल डोमिनेट कर जाता है, वो वाक़या सबसाइड कर जाता है। जो चीज़ें पीटीआई के ख़िलाफ़ हमेशा मेंशन की जाएंगी, ये उसमें से एक है कि उन्होंने मॉडल टाउन वाक़े को परसू नहीं किया, कैफरे किरदार तक उन लोगों को नहीं पहुंचाया जो उसमें ज़िम्मेदार थे। लेकिन उसके साथ ही ये कहना कि उसका जिक्र ना करें क्योंकि इन्होंने तो गवर्नमेंट में होते हुए कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ी सी ज़्यादती है। पूरा मास्टर माइंड बिहाइंड दैट राना सनाउल्लाह, तौकीर शाह, उनको तौकीर शाह साहब को भगा दिया गया। इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, उनको भगा के वर्ल्ड बैंक में अपॉइंट कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ नाम था उनका FIR में। राना सनाउल्लाह डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। आज हम कह रहे हैं उसका नाम ना लो क्योंकि केस नहीं चला। केस चलना चाहिए था, इज़ एन आइडियल सिचुएशन, बट द अगली ट्रूथ इज़ के केस नहीं चला और वहाँ लोग मरे और आज लोग राना सनाउल्लाह को बेचारा कह रहे हैं। कोई हद है? कोई इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इस मुल्क में कहीं किसी लेवल पे एग्जिस्ट करती है? सही। नासिर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप केस नहीं चलाएंगे तो क्या सारी उम्र उस पर इल्जाम लगाते रहेंगे?
उसको मिलाइन एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मुजम्मिल साहब, एनबीसी की बात करें जी, एनबीसी आप बात कीजिए। शवायद थे तो नहीं लाए तो वो इनोसेंट है उसकी। एनबीसी आप बात कीजिए। मैं लाइटर टोन पे बात करना चाह रहा था कि आप लोग तो थानों में घुस गए, लाहौर के और इस्लामाबाद के, सिंधु का भी आए हैं आप। हमारे यहाँ आलिजा मौज़म गवर्नर साहब बहादुर का तकर्रुर हुआ है, उस पर तो किसी ने बात नहीं की आज तक। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। माशाल्लाह बिल्कुल, इतना जबरदस्त आदमी आया हमारे यहाँ। तारीख गवाह रहेगी इस बात की, तारीख इस बात को सुनहरी हरूफ में लिखेगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने, सदर साहब ने, जो पीटीआई के क्षेत्र का ताल्लुक है, जो उठा के फेंकते रहे 5 नाम, उन्होंने नाम प्रूफ किया, और ऐसा नाम में प्रूफ किया कि शहर में जश्न हो रहा है। सिंध में जो सैलाब ज़दा रहे ना, वो भी जश्न कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, मैं छोटी सी बात यहाँ पे कहूँगा शाइस्ता, मेरा मतलब है कि सदर ने अप्रूव कर दिया तो वो गिल्टी हो गए। जिन्होंने नाम भेजा है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, एमक्यूएम ने, उनका कोई कसूर नहीं। अगर सदर उसमें साइन ना करते तो भी सदर के ऊपर तनकीद होती। अच्छा, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। इसी दौरान अभी खबर ये आई है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एंटी करप्शन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला भी कर दिया। और नाज़रीन, जब ये सवाल हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि क्या पंजाब हुकूमत वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएगी, तो 47% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ, और 53% लोगों का ख्याल ये था कि पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। आज भी अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹1.85 की कमी आई है, जिसके बाद डॉलर 218 रुपए की सतह पर आ गया है। सवाल यह है कि क्या डॉलर की कमी से मुल्क में महंगाई भी कम होगी? ज़ुनैरा, इससे पहले तो सवाल यह है कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है बज़ाहिर, लेकिन फिर भी डॉलर की कदर जो है वो कम हो रही है और रुपए की कदर मजबूत हो रही है। आखिर कैसे? देखिए, ये जो डार्क इकोनॉमिक्स है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। एडीबी और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ 2% तक जाएगी, जो कि 6% थी। तो ये जो 4% का फ़र्क पैदा हुआ है, पहले तो ये पूछना चाहिए उनसे कि वो इस गैप को कैसे फिल करेंगे, उनके पास क्या रोड मैप है। दूसरा, वो आते ही डॉलर को क्यों हिट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। बिकॉज मेरी आज जिन इकोनॉमिस्ट से बात हुई है, वो कह रहे हैं ये स्पेकुलेटर्स को सिग्नल्स देते हैं कि अगर वो बार बार कह रहे हैं कि मैं 200 से नीचे लेके आऊंगा, तो उस वक्त जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो फौरन खड़ा हो जाता है, ना सिर्फ डॉलर की बाइंग शुरू कर देता है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देता है। अब वो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो तो शायद 1% है, छोटे इन्वेस्टर बेचारे भाग जाते हैं क्योंकि वो तो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, डार साहब के पहले दौर में और इस दौर में एक फ़र्क है। पहले ये स्टेट बैंक को मैनिपुलेट कर लेते थे, स्टेट बैंक इनके हाथ में होता था। अब स्टेट बैंक एक ऑटोनमस बॉडी है, उसको ये चेंज, उसके अंदर चीज़ें, अंदर जो एक ढागा साहब वगैरह ये सारे मिलके इंटरनल इंफॉर्मेशन शेयर करके जो मार्केट में चेंजेस लाते थे, अब ये नहीं ला सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि फिस्कल पॉलिसी मिफ्ता साहब बना के चले गए हैं, IMF के साथ बातचीत मिफ्ता साहब करके चले गए हैं, एंड ही वॉज वेरी केयरफुल अबाउट इट कि जो IMF से बातचीत हुई है हम उसको फॉलो करें। ये नहीं कर रहे। इन्होंने जो मूडीज की डाउनग्रेडिंग पे बात की है कि जी मैं उनको देख लूंगा, हाउ डेयर दे डू दिस। तो आप एक इंटरनेशनल इदारे के साथ उनकी टोन से अंदाज़ा करें कि उनको कितनी सेंस है कि ये वो इकोनॉमी नहीं है जिसको ये 2000s के इनिशियल टाइम में मैनेज कर लेते थे स्टेट बैंक के साथ मिलके मैनिपुलेशन करके। तो इसलिए ये जो डॉलर की गेम है, ये डार साहब इस दफ़ा वैसे नहीं प्ले कर सकेंगे जैसे वो पिछली गवर्नमेंट्स में करते रहे हैं। सही। एनबीसी, जब भी कोई खरीदारी के लिए बाहर जाता था और कहता था कि इतनी महंगाई क्यों हो गई है, तो लोग कहते थे कि देखो डॉलर की कीमत जो है वो, कदर जो है वो कहाँ जा पहुंची है। अब डॉलर की कदर कम हो रही है, लेकिन फिर भी आवाम तक इसके समरात नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहले भी हम डिस्कस करते रहे कि अवाम ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो, शायद ज़ुनैरा को याद हो, उस पर बहुत बहस की है हमने। वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंचता? उसकी वजह है मिडिल मैन। जो मिडिल मैन होता है, जो दरमियानी आदमी होता है, जो फसल ख़रीदता है किसान से या सामान प्रोडक्शन ख़रीदता है,
फैक्ट्री से, वो उस पर अपना प्रॉफिट लेता है, वो दुगना होता है, फिर उसके बाद नीचे और जाता है, तो ट्रिकल डाउन इस तरह होता है कि उसकी कीमत दुगनी जाती है। अब ये डॉलर की कीमत जो है, मैं शौकत अली साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये इसहाक डार जो हैं, इनके बारे में सट्टे वालों को पता है कि वो किस तरह खेलते हैं। इसहाक डार साहब रुपए को ओवर वैल्यू रखते हैं। ओवर वैल्यू रखने का मतलब ये है कि डॉलर खुद ब खुद गिरेगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि स्मगलिंग पर काबू पाया गया, बहुत अच्छी बात है। ये मैं 1 साल से कह रहा था कि स्मगलिंग डॉलर की हो रही है और ट्रक भर भर के जा रहे थे अफगानिस्तान। फिर दूसरी बात ये है कि जो बैंक हैं वो LC खोलने में 10 रुपए पर डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, उन्हें शो कॉज हुआ है। तो ये 4-5 रास्ते बंद हुए हैं। अब वो डार साहब की इकनॉमी कुछ भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं। मैं मार्केट देख रहा हूँ, मार्केट में डॉलर नीचे जा रहा है, इसका मतलब है आपकी इंपोर्ट जो है वो सस्ती होंगी। तेल सस्ता मिलेगा आपको मार्केट से, अगर तेल की कीमत कम भी नहीं होती वहाँ बाहर, तब भी रुपए में सस्ता मिलेगा आपको। जो इम्पोर्टेड आपके आइटम्स हैं, इवन अगर आपको प्याज इंपोर्ट करनी है, क्योंकि अब आपके पास फसलें नहीं हैं, जो 2% पे हम जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि सैलाब फसलों को खा गया है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। $40 अरब का लॉस है वर्ल्ड बैंक के बकौल। अब जो सूरत हाल बनेगी वो इतना बड़ा गैप आएगा कि आपको बड़ी इंपोर्ट करनी है। ठीक। और जब बड़ी इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर खर्च होते हैं, सही, और रुपए खर्च नहीं होते, तो वो कहाँ जाते हैं हम और कितना सस्ता मिलता है हमको। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह से डॉलर को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जाता है, तो क्या महंगाई को भी इस तरह से ऊपर या नीचे या आर्टिफिशियली जो है वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती? नहीं शाइस्ता, महंगाई तो डॉलर के साथ ही चलती है, क्योंकि हमारी पूरी जो बाइंग है वो डॉलर्स के अंदर है, LCs डॉलर्स के अंदर खुलती है। देखिए, इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल सा रूल है, डिमांड एंड सप्लाई वाला। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो सस्ती हो जाएगी। डॉलर का भी इसी तरह है कि डॉलर को रोका हुआ था। जो हमारे बिजनेसमैन थे उनकी LCs नहीं खोली जा रही थी, उनको मार्केट से पैसे उठाने पड़ रहे थे, तो डेफिनेटली डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और डॉलर ऊपर जाता जा रहा था। इसहाक डार साहब के आने से ये हुआ कि एक तो ये इंप्रेशन मिला कि डार साहब आ रहे हैं, डॉलर नीचे आएगा। कुछ उन्होंने माफिया के ऊपर कंट्रोल किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा डॉलर नीचे आया। तो जिन्होंने डॉलर स्टॉक किया हुआ था उन्होंने मार्केट में वापस फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने 240 का खरीदा था और वो देख रहे थे 238 का हो गया और कल को ये 210 पे चला जाता है तो मुझे तो नुकसान होगा। तो जब डॉलर मार्केट में आना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत कम होगी। दूसरी मैं बात आपको ये बताऊं कि बिल्कुल महंगाई पे फ़र्क पड़ता है। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूं कि मेरी मिसेज़ ने नाइकॉप कार्ड बनवाना था और नाइकॉप कार्ड की जो फ़ीस जो है वो ओवरसीज़ के लिए डॉलर्स में होती है। तो जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे एक रकम बताई, आज मैं उतने पैसे लेके गया, लेकिन उसके बजाय उन्होंने मुझसे कम पैसे लिए। तो मैंने कहा ये 2-2.5 हज़ार का फ़र्क कैसे? तो उन्होंने कहा हम डॉलर के साथ कैलकुलेट करते हैं, तो आज डॉलर क्योंकि नीचे है तो लिहाजा ये चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। तो बिल्कुल फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि जब डॉलर में हमारी हर चीज़ की बाइंग है तो जब डॉलर सस्ता हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में आएगा। स्पेशली अगर बिजली पे या पेट्रोल पे आता है तो उससे फिर सारी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होती है पेट्रोल की वजह से, फिर तमाम चीज़ों के ऊपर असर पड़ता है। सही। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, रुपए की कदर को मुस्तकिल तौर पर मजबूत रखने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है आपके ख्याल में? पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क की करेंसी उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आप कहें कि मेरा ये मुल्क है और इसकी करेंसी पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो फिर ये किस बात का मुल्क हो गया? और मैं समझता हूँ वो जो हमने अपनी करेंसी पर कंट्रोल खोया है वो कोई गुड लॉ नहीं है। लोग कहते हैं जी डार साहब ने $2 बिलियन जो थे ना वो हर बार फेंक देते थे डॉलर को कंट्रोल करने के लिए पिछले दौर में। भाई इमरान खान ने नहीं फेंके तो इनके पास 40 महीनों में $80 अरब बच जाने चाहिए थे। जो डार साहब फेंकते थे वो इनके पास बच क्यों नहीं गए? तो आप नहीं फेंक रहे थे ना। इस मुल्क के बैंक इतनी देर से पाकिस्तान की अवाम को डॉलर मैनिपुलेशन पर लूट रहे थे और पिछले 4 साल में तो बहुत लूटा है, क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म भी कहता था कि मुझे तो टीवी से पता लगता है डॉलर की कीमत बढ़ गई है। ऐसा वज़ीर आज़म भी हमारे पास रहा है जिसे टीवी से पता लगता था कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, उनको पता ही नहीं लगता था। तो अब हमने 8 बैंक पकड़े हैं
जो ये काम कर रहे हैं, जिनकी ट्रेजरी ब्रांच ने 50 अरब रुपया तो पिछले 6 माह में कमाया, और 4 साल में कितना कमाया होगा। इस मुल्क के बैंकों की ट्रेजरी ब्रांचेस ने जो डॉलर मैनिपुलेशन किया है, फेंकना खरीदना, इजी मनी अर्जी को, कोई इन्वेस्टर नहीं था। अच्छा, बैंक ये काम कर रहे थे, 4 साल में जितना लूटा था पीएमएल ने तो 6 महीने में लूट लिया। जितना डॉलर 4 साल में बढ़ा था वो 6 महीने में बढ़ा दिया पीएमएल ने, और इनको पीडीएम की हुकूमत एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।